तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्जाम डन। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। करंट इशू डिस्कस में आप सभी का स्वागत है। आपको पता होगा करंट इशू डिस्कस में मैं वो सभी टॉपिक डिस्कस करता हूं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं। परीक्षा में जो भी जितने भी पूछे जाते हैं, मतलब जैसा भी कोई इशू बना के पूछा जाता है तो वो इसमें बातें मैं डिस्कस करता हूँ, आपको जानना चाहिए। अब बात करते हैं आज के लेक्चर में चाइना पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करेंगे और इसका इतिहास क्या रहा है उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे भारत से अलग है चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम और जो भारत है उसका कैसे भारत में कैसे कार्य करता है। तो सभी बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक न्यूज को देखते हैं। न्यूज में क्या कहा गया है कि मिलिट्री कोप इन चाइना, सी जिनपिंग अंडर हाउस अरेस्ट, जनरल ली क्वाइमिंग नेक्स्ट प्रेसिडेंट से सोशल मीडिया। एक रूमर फैली हुई है, एक अफवाह फैली हुई है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति है सी जिनपिंग, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनके उनके घर में ही उनको धर लिया गया है। तो इन सभी के बारे में हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ रूमर को देखा है और रूमर के हिसाब से हमने आप आज पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आज चाइना की बात करेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो ये आप एक न्यूज कटिंग और एक और है, ये आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम चाइना के मैप को देखेंगे। चाइना का मैप कैसे है, ये एक आपको मेन लैंड आपको दिखाई दे रहा होगा और आपको ताइवान दिखाई दे रहा होगा। ये जो मेनलैंड है, मैं इसको कर्सर घुमा रहा हूँ, ये मेनलैंड है चाइना का। चाइना जिसको पीआरसी के नाम से जानते हैं आप, और आरओसी जिसको आप ताइवान के नाम से जानते हैं। तो ये पहले दो चाइना हुआ करते थे, एक पीआरसी और एक आरओसी। पीआरसी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, आरओसी रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये मेनलैंड चाइना है, आपको देख सकते हैं इसमें वर्ल्ड मैप पे आप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पड़ता है साउथ चाइना सी और इधर जो पड़ता है वो येलो सी है। इसके बॉर्डर जो शेयर करता है, सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर होती है इसकी वो मंगोलिया से होती है। आप इसमें देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिहाज से ये आप इसमें मैप पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। इतिहास कैसा रहा है इसका। आरओसी आपको पता होगा रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो पहले ताइवान हुआ करता था। पूरा का पूरा जो मेनलैंड है ये चाइना का, ये पहले आरओसी हुआ करता था, मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना। उसके बाद क्या हुआ, 1949 के बाद माओ जेडोंग की सरकार में एक वहाँ पे एक गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध में क्या हुआ कि वहाँ की जो माओ जेडोंग की विचारधारा है वो प्रभावित हो गई, वो प्रभावित हो गई पूरे चाइना पर। जो मेनलैंड ये चाइना आप दिखाई दे रहा है आपको, इस पर माओ जेडोंग की विचारधारा प्रभावित हो गई। और ये माओ जेडोंग की जो विचारधारा थी, कम्युनिज्म विचारधारा, ये कहाँ से, जो माओ जेडोंग थे उनको कहाँ से प्रभावित किया था, उनको किया था रसिया ने। ये आप रसिया को देख सकते हैं, ये रसिया है। रसिया में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो स्टालिन है उनकी भूमिका रही, तो उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर माओ जेडोंग ने अपने देश में भी उसी विचारधारा को फॉलो किया। अब उसके विचारधारा को फॉलो होने का मतलब है कम्युनिज्म विचारधारा फॉलो हुई। कम्युनिज्म क्या विचारधारा कहती है, कम्युनिज्म वे ये विचारधारा कहती है कि जो एक देश अपने अंदर कम्युनिज्म लाता है उस देश का उद्धार होता है। मतलब सारी की सारी शक्ति, सारी की सारी पावर कम्युनिज्म विचारधारा के तहत वो अपने अंडर में कंट्रोल करेगा, न कि डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसी अदर। मतलब जैसे न्यायपालिका हमारे देश में कैसी है, अपने अपने देश का उदाहरण ले लीजिए आप। हमारे भारत में न्यायपालिका कैसी है, न्यायपालिका मतलब जुडिशरी पावर वो अलग है, वो स्वतंत्र है, वो किसी के भी खिलाफ, वो सरकार को भी कटघरे में ला के खड़ा कर सकती है। लेकिन चाइना के अंदर ऐसा नहीं है। चाइना के अंदर है सारी की सारी पावर सेंटर के हाथ में होगी, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो कार्यपालिका की हो, चाहे कैसी भी पावर होगी, वो सारी की सारी सेंटर के हाथ में होगी। अब सेंटर उसको गवर्न करेगा। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत के अंदर लोकतांत्रिक देश है। भारत के अंदर डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है। डेमोक्रेसी में ये होता है कि हम लोगों को प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, मतलब जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है। जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो ही उसको फॉलो करते हैं और जनता पर इस पर राज किया जाता है। लेकिन कम्युनिज्म में ऐसा नहीं है। कम्युनिज्म के अंदर सारी की सारी पॉलिटिकल पावर अपने पास रखी जाती है। तो ये तो हुई एक पॉलिटिकल पावर की बात कि पॉलिटिकल पावर कैसे गवर्न की जाती है। अब बात करते हैं इसके इतिहास। जो इतिहास के बारे में 1949 का मैंने बता दिया आपको, माओ जेडोंग के नेतृत्व में कम्युनिज्म विचारधारा को लाया गया गृह युद्ध होने के कारण। अब जो आरओसी है और जो पीआरसी है, मतलब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये तो हो गया मेनलैंड। अब सारा का सारा पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने जीत लिया। और जो छोटा सा देश आप देख रहे हैं ताइवान, ये आरओसी में चला गया। मतलब छोटा देश अब जा आरओसी रह गया। पहले पूरा देश आरओसी हुआ करता था, पूरा मेनलैंड चाइना हुआ करता था। अब छोटा देश आरओसी हो गया
और बड़ा देश पीआरसी हो गया, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये बात मैंने आपको बता दी। ये इसका एरा है इतिहास का। सबसे पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना आप देख सकते हैं, जापानी कोलोनाइजेशन 1895 1945 तक, 1945 तक, 1895 से लेकर 1945 तक जापानीज कोलोनाइजेशन हुआ करती थी, जो मंचूरियन एरिया है। आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे मंचूरियन एरिया है। मंचूरियन एरिया में यहाँ पे जापानीज कोलोनाइजेशन होता था, जापान की कॉलोनी थी। उसके बाद आगे बढ़ते गए, 1949 के अंदर चाइना में सिविल वार लिया गया। 1949 के अंदर चाइना में सिविल वार हुआ, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जो चाइना थे 2 हिस्सों में बट गए। छोटा मेनलैंड हो गया आरओसी, और जो बड़ा मेनलैंड हो गया वो पीआरसी हो गया। यहाँ पे इसमें देख सकते हैं, ये आरओसी हो गया और ये पीआरसी हो गया। तो ये बातें मैंने आपको इसमें बता दी है कि जो चाइना है वो कैसे कैसे सेपरेट होता चला गया। फिर बात करते हैं इसकी वन चाइना पॉलिसी, इनको कब लाया गया। 1971 के अंदर वन चाइना पॉलिसी लाई गई, यूनाइटेड नेशन में इसको प्रेजेंट किया गया। लगभग 2758 इसका रेजोल्यूशन नंबर था। इसमें सभी देशों ने वन चाइना पॉलिसी को मारा। एक्सेप्शन इसमें कुछ देश ऐसे थे जो वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते। भारत भी उनमें से ऐसा देश है कि हम भी वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं कि चाइना एक ही है, ना पीआरसी है ना आरओसी है। आरओसी नहीं है, सिर्फ पीआरसी है। पीआरसी मतलब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कम्युनिज्म विचारधारा को फॉलो करता है। तो ये क्या भारत की गलती रही, क्योंकि आपको पता ही होगा चाइना कैसे भारत पर अग्रेशन कर दिखाता रहता है। कहीं पे डोकलाम विवाद कर दिया, कहीं पे जो हमारी फिंगरप्रिंट है वहाँ पे अंदर लद्दाख के अंदर घुस गया। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए कि हमने एक गलती की है कि हमने 2 चाइना पॉलिसी को फॉलो नहीं किया, हमें वन चाइना पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। हमने उस टाइम पे गलती हमने ये, फिर बाद में अगर हम उस टाइम पे ऐसा करते थे तो आज चाइना को हम आंख उठा के कह सकते थे कि चाइना 2 है, चाइना एक नहीं है। चाइना उनकी उसकी हमेशा दुखती नंबर हम उस पर हाथ रख देते। तो 1976 के अंदर फिर क्या हुआ, 1976 में उनके यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया सभी देशों के लिए। आप एफडीआई ले आइए, वहाँ पे उनके देश में इन्वेस्टमेंट आने लगा। तो आज देख सकते हैं चाइना कितने ज़्यादा आगे है। अगर हम भी, जैसे हमने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म को कब लागू किया था, 1991 के अंदर किया था। अगर हम भी एलपीजी रिफॉर्म इससे पहले ले आते या चाइना के आसपास ही ले आते तो हम चाइना से आगे निकल जाते और अपनी सबसे बड़ी सुपर पावर होते आज के टाइम में। चाइना नंबर 1 पर हो जाएगा 2030 तक, लेकिन अगर हम अपनी जो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म है वो उससे पहले ले आते तो आज हम नंबर 1 पावर पर होते। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चाइनी ताइपे ओलंपिक कमेटी या गठित की 1981 में। तो ओलंपिक भी हो चुके हैं चाइना के अंदर। चाइना एक अब उभरता हुआ कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री नहीं है, अब डेवलप कंट्री हो चुका है चाइना, वैसे भी उभरते स्टेज है। तो ताइवान भी एक डेवलप कंट्री होता जा रहा है। आपको पता होगा, रिसेंटली न्यूज में रहता है ताइवान की सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है। सेमीकंडक्टर आपको पता होना चाहिए, लगभग 80% चाइना सेमीकंडक्टर ताइवान 80% बनाता है उसको सेमीकंडक्टर को। तो सेमीकंडक्टर यूज काय में होता है, आपके फ़ोन में होता है, बैटरी में होता है, उसमें आपकी गाड़ी में होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो न्यूज में रही थी। अब बात करते हैं वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कि वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। आप इसको देख सकते हैं, ये है तियानमेन स्क्वायर। यहाँ पे इसको संसद के नाम से हमारे देश में उसको संसद के नाम के जाना जाता है, इनके यहाँ पे जाना जाता है इसको तियानमेन स्क्वायर के नाम से। ये यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट लोग बैठते हैं, संसद बैठते हैं, इनके यहाँ पे जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या फिर इनको आप कह सकते हैं पीआरसी के मेंबर होते हैं, ये यहाँ पे बैठते हैं और एक जो भी रेजोल्यूशन उनको पास कराना होता है इसके तहत किया जाता है। तो ये तो हो गई इनका असेंबली हॉल। अब बात करते हैं इनके जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। आपको पता होना चाहिए हमारे भारत के अंदर कैसे पॉलिटिकल पार्टी कार्य करती हैं। पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, सबके सब अलग अलग इलेक्शन लड़ती हैं, उनका अलग अलग अपना चुनाव चिन्ह होता है। लेकिन चाइना के अंदर ऐसा नहीं है। चाइना के अंदर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, वो है पीआरसी। दैट इज पीआरसी मतलब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का मतलब हो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब होगा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ की जो मेंबरशिप लिए जाएगी, कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप ली जाएगी, न कि किसी दूसरी पार्टी की। दूसरी पार्टी की मेंबरशिप लेने का मतलब हुआ कि वो कम्युनिस्ट की विचारधारा के अलग जाएगा। अब वहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा, जो कम्युनिस्ट पार्टी है जिसका नाम सीसीपी है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, उसका जो जनरल सेक्रेटरी होगा वो ही चाइना का राष्ट्रपति होगा। पॉइंट इसको नोट करना, जो वहाँ का चाइना का जो जनरल सेक्रेटरी होगा वो ही उस कंट्री का राष्ट्रपति होगा, ये चाइना का राष्ट्रपति होगा।
तो ये सब बात आपको पता होनी चाहिए। और इसमें दूसरी बात, जो पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी होती है, जिसके अंदर जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री कार्य करते हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और उनको बनाया जाता है प्रधानमंत्री। और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। एक पार्टी है, पार्टी गवर्न कर रही है सारे देश को करने के बाद वहाँ पे सारे काम अलग अलग देशों, अलग अलग आदमी के द्वारा बांट दिए गए, अलग अलग आदमी उस काम को कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ जो चाइना है, जनरल सेक्रेटरी हैं जो शी जिनपिंग हैं, वहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं उनके अंडर 7 मेंबर कार्य कर रहे हैं, जिनके अंदर आप पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर कौन है, एस जयशंकर है, उनके यहाँ पे कौन है, वांग जी हैं जो वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। तो ये 7 मेंबर के अंदर आते हैं। फिर आते हैं पोलिट ब्यूरो, जो 25 मेंबर आते हैं, उनका कार्य अलग होता है। फिर 250 मेंबर आते हैं, और 2300 जो नेशनल कांग्रेस होती है, जो डेलीगेट होते हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, वो 2300 डेलीगेट यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो यहाँ पे अब मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ पे रहेंगे चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और जो ये हैं, ये 7 डेलीगेट जो मैंने बताए हैं आपको, ये 7 मेंबर हैं पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के, ये यहाँ पर रहेंगे। तो सब बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैंने जो ब्रीफली डिटेल से मैंने इसमें चर्चा की, आपको बताया। अब बात करते हैं इसके जो एंट्री पार्टी है वो कैसे ली जाती है। एक फॉर्म होता है, फॉर्म के आधार पर वहाँ की जो मेंबरशिप होती है, सीसीपी पार्टी की मेंबरशिप ली जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो ही एक आदमी को चुनकर ऊपर भेजते हैं, ऊपर जनरल सेक्रेटरी इसको बनाते हैं। और आपको पता होगा जनरल सेक्रेटरी कौन होता है, वो ही राष्ट्रपति बनेगा चाइना का। ऐसे ही यूके के अंदर फॉलो होता है, वहाँ पे भी एक पार्टी होती है, पार्टी का एक मेंबर बनाने के लिए वहाँ पे, वैसे तो वहाँ पे लोकतंत्र फॉलो होता है, लेकिन पार्टी को भी एक चुना जाता है। जैसे हमारे भारत में हर साल पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं उनको मेंबर बनाया जाता है, उनको अध्यक्ष बना। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है जैसे और देशों में फॉलो होता है। हमारे देश में सब पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंस है हर देशों से। तो ये सब बातें बता दी मैंने। और सबसे ज़्यादा एक मैं इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता देता हूँ, इसमें लगभग 9 करोड़ मेंबर हैं। चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें, इसमें 9 करोड़ मेंबर हैं। और जो भारत की जो बीजेपी पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी है। वैसे तो ओल्ड वर्ल्ड पर सबसे बड़ी पार्टी उभर के सामने आई थी, 10 करोड़ मेंबर है। लेकिन हमारे जो बीजेपी पार्टी है उसकी मेंबरशिप एक बाउंडेड नहीं होती। अगर चाइना की मेंबरशिप की जो किसी भी चाइना के व्यक्ति के द्वारा चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो मेंबरशिप ले ली जाती है, उसको चाइना वो कभी नहीं छोड़ सकता। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, उसको वो कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है। अगर हमने भारत में या बीजेपी की मेंबरशिप को अपना लिया तो हम उसे छोड़ सकते हैं, वो हमारे ऊपर बाउंडेड नहीं है। तो ये सब डिफरेंस आपको पता चल गए होंगे कि कैसे डिफरेंस चाइना में और भारत की पॉलिटिक्स में आते हैं। ये तियानमेन स्क्वायर है, ये सब आप देख सकते हैं। ये सेंट्रल हॉल है, असेंबली हॉल है, जहाँ पे इनका कार्य होता है, सब जहाँ पे रेजोल्यूशन लाए जाते हैं इनके। ये सब बातें इसमें आपको पता चल गई होगी। ये सब बातें मैंने इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बता दिया है कि कैसे कार्य करता है। एक जनरल सेक्रेटरी होता है, वो ही राष्ट्रपति बनता है। और भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे डिफरेंस है, पावर सारी भारत में जो अलग अलग कार्य करती है। जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक भी पावर का होल्ड किसी भी सरकार के पास नहीं होता है। हमारे यहाँ के पावर क्या है, जुडिशियल पावर है, जुडिशियल पावर अलग होती है, और न्यायपालिका अलग होती है, कार्यपालिका अलग होती है, और जो भी सारी जितनी डिफरेंस होती है उनको डिफरेंस किया जाता है। लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा के अंदर ऐसा नहीं है, चाइना के अंदर ऐसा नहीं है। वो सारी की सारी पावर सरकार के अंडर होती है, शी जिनपिंग उसको होल्ड करते हैं। ये सब बातें मैंने आपको इसमें बता दी है लेक्चर में। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये सब बातें मैंने इसमें स्ट्रक्चर वाइज बता दिया है, और आपको जानने की क्यूरियोसिटी हुई होगी कि कैसे चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम कार्य करता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जितनी भी नोटिफिकेशन होती है आपको मिलती रहे, तुरंत चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।